जी, आई होप अभी आवाज आ रही है। आई होप अभी आवाज आ रही है। जी, आई होप अभी आवाज आ रही है। आ रही है। इको नहीं हो रहा है। नहीं सर, हो रहा है। अभी हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। Now it's good? यस। Okay. When Mercury retrogrades, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन एरर जब भी होता है, अगर आपका कुंडली का बुध अगर बहुत ही एफ्लिक्शन में चला जाएगा तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे। आप कहना कुछ चाहेंगे, व्यक्ति समझेगा कुछ। ठीक है, स्पीच, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पीच, राइट? जी। अभी क्या होगा ना, अभी आप भूलेंगे नहीं बुध को। सो ज्योतिष इज लाइक दिस ओनली, whatever is happening you have to search for the ज्योतिष। और बहुत मुश्किल है ज्योतिषी का जीवन। एक ज्योतिषी का जीवन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्या होगा, when once you will start learning the concepts, once you will start realizing, oh
इफ समथिंग इज हैपनिंग दिस इज द रीजन। तो फिर क्या है ना कि जो सामने घटना घट रही है, फिर आपको लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, अच्छा ये इस वजह से हो रही है, देन इट विल बिकम वेरी टिपिकल। एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज आपके जीवन में आएगा बीच में, अभी तो नहीं आएगा, अभी तो आप स्टार्टिंग फेज में। एक टाइम ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मतलब यू विल फील ओवरवेल्म्ड बाय द ज्योतिष। हर समय ज्योतिष, हर समय ज्योतिष, हर समय दिमाग में ज्योतिष रहेगी। उसको आपको, उस क्लाउड को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपने अंदर, है ना। वो क्लाउड जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। अगेन जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि बुध ग्रह से मैथ्स देखेंगे, स्पीच देखेंगे, एक चीज और भी देखेंगे, मेमोरी। आपकी जो मेमोरी है वो भी बुध ग्रह से ही पता चलेगी। तो एज अ ज्योतिषी, at the day when I told you that you will start forgetting few things, ये भी होता है। इसीलिए ज्योतिषियों के साथ में ये बड़ी दिक्कत होती है, वो चीजें भूलते बहुत है। सूत्र कभी नहीं भूलेंगे, ज्योतिष के सूत्र हमेशा याद रहेंगे, लेकिन कल उन्होंने खाने में क्या खाया था ये नहीं याद रख पाएंगे, है ना, बिकॉज फॉर देम इट इज नॉट एनीथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। लेकिन सूत्र एक भी नहीं भूलेंगे, पूरा का पूरा श्लोक याद रहेगा, पूरा का पूरा फल याद रहेगा उस श्लोक का, और वो हमेशा पूरे जीवन नेटवर्क प्रॉब्लम, तो वो हो सकता है अपना नाम भूल जाए पर कंसेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और कौशिक जैसे आपने अपना एक चैलेंज हमको बताया कि मैथ्स में आपको चैलेंज है, जी ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई एग्जाम नहीं क्लियर करना है, तो आप बेझिझक रहिए, निडर होकर के पढ़िए, और एकदम बहुत लंबा काल है हमारे पास समझने के लिए, और पूरा पूरा जीवन ही कम है ज्योतिष को जानने के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो जितनी भी मैथमेटिकल डिटेल्स है, एक बार आपको फलित में इंटरेस्ट जब आने लगेगा, है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली मैथ्स में भी इंटरेस्ट आएगा, अच्छा, है ना। क्योंकि जब आप फलित करेंगे धीरे धीरे, ग्रह के बेसिस पे करेंगे, फिर आप पोजीशंस के बेसिस पे करेंगे, फिर आप आएंगे डिग्री सिस्टम पे। तो जब आप डिग्रीज को देख करके एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको और मजा आएगा। एंड देन यू विल अंडर, जब आपके अंदर से वो एक ललक जगेगी ना कि ऐसा है क्या डिग्री सिस्टम में, देन यू विल, मतलब दैट फायर विल लीड यू टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स, है ना। वो एक आपकी लीप होगी, लीप ऑफ फेथ होगी वो। okay. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आज एक चीज कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, फर्दर डिग्री सिस्टम में अभी नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं IST, हमने पहले भी डिस्कस किया था, IST टर्म यूज करते हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और हमारा कितना है, +5 hours 30 minutes, ठीक है, जिसका रेफरेंस पॉइंट हम न्यू दिल्ली से लेते हैं। कहां से लेते हैं? न्यू दिल्ली से लेते हैं। अब हमारा इंडिया गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक की स्पैन करता है लैटिट्यूड वाइज, ठीक है। तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स निकलेंगे,
गुजरात से एक लॉन्गिट्यूड निकलेगा, फिर मध्य प्रदेश से निकलेगा, फिर उत्तर प्रदेश से निकलेगा, ऐसे करते करते कई सारे लॉन्गिट्यूड्स जाएंगे, वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से, असम से, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अरुणाचल। तो भाई जो लॉन्गिट्यूड हमारा दिल्ली पे है वो गुजरात पे तो नहीं हो सकता, और जो दिल्ली में है वो दार्जिलिंग में नहीं हो सकता या अरुणाचल में नहीं हो सकता। तो कोई तो डिफरेंस रहेगा ना टाइम्स में, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम अपने घड़ी में देखते हैं, what we see is that it is a Indian standard time, ठीक है। अब गुजरात में भी इंडिया का व्यक्ति है, उसके लिए भी 7:30 बजे है, और दार्जिलिंग में इंडिया का व्यक्ति है, वो उसके लिए भी घड़ी में 7:30 ही बजेगा, बिकॉज हम एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं, हम एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में गुजरात में और दार्जिलिंग के टाइम्स में तो डिफरेंस आएगा ना। सो इसको हम बोलते हैं लोकल मीन टाइम। जैसे हमने 0 डिग्री से एक पर्टिकुलर डिग्री के लॉन्गिट्यूड का टाइम हमने निकाला, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हम जनरली क्या देखते हैं कि इतने बच्चे देखा हमने कि इतने बजे आज एक बच्चे का जन्म हुआ। मान लीजिए वो बच्चा अरुणाचल प्रदेश में जन्म ले रहा है या उसका जन्म हुआ, तो अब दिल्ली के हिसाब से घड़ी, जो उसकी घड़ी है, उसने टाइम जो देखा वो किसके हिसाब से देखा, न्यू दिल्ली के हिसाब से, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है ना। लेकिन एक्चुअल में दार्जिलिंग में जो टाइम होगा वो न्यू दिल्ली से प्लस में चलेगा ना, क्योंकि वो ईस्ट में है। लेकिन जो वो घड़ी देख रहा है वो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही देख रहा है। तो जब हम इंटर करते हैं ना अपनी लोकेशन, बर्थ प्लेस, तो बेसिकली बर्थ प्लेस क्यों इंटर करते हैं, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पिन पॉइंट पोजीशन के हिसाब से टाइम को करेक्शन करता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बर्थ हो रहा है जातक का, अब से हम लोग जातक शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो भी जन्म ले रहा है उसको हम जातक बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी जातक जन्म ले रहा है उस पिन पॉइंट पर हमारा जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं लोकल मीन टाइम। क्या बोलते हैं, लोकल मीन टाइम। लोकल मीन टाइम, गॉट इट। सो व्हेन वी मेक अ चार्ट, अब तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर कर देता है, लेकिन जनरली हमें क्या करना पड़ता था कि हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पता है हमारा, जो घड़ी में दिखता है, ठीक है, और उसका जो लॉन्गिट्यूड है, उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड, उस पिन पॉइंट पोजीशन का, फिर वहां से जैसे भी हमने 0 डिग्री से करना सीखा था, ऐसे ही हम IST के रेफरेंस में उसको करेक्शन करते हैं, LMT करेक्शन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LMT करेक्शन, लोकल मीन टाइम करेक्शन, ठीक है। तब जाकर के हमको उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर हमें टाइम समझ में आता है कि ये टाइम हो रहा है इस टाइम। ये तो बात हो गई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड, जो हमारा LMT होता है। एक और यहाँ पे कंसेप्ट है, जो हम लोग टाइम देखते हैं वो हमारा होता है सोलर टाइम। क्या होता है, सोलर टाइम। सोलर टाइम, क्योंकि हम सूर्य के हिसाब से ही चलते हैं, है ना। एक साल में हमारा जो पूरा चक्र होता है 365 दिन का, उसी को लेकर के चलते हैं, ठीक है। और वैसे तो 360 डिग्री है, अगर हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री पे एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें क्या बताता है, 23 आवर्स मतलब 365 डेज आता है, तो वो प्लस माइनस 1 डे करते रहते हैं इधर उधर हर 4 साल के बाद, ठीक है। जो इनएक्यूरेसी है ग्रिगोरियन कैलेंडर्स की, उसमें क्या करते हैं, वो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है उनका, और उनको महीने छोटे बड़े करने पड़े, 30 का करना पड़ा, 31 का करना पड़ा। और ये सब कब हुआ, हमने आपको कल बताया था, ये सब तब हुआ जब वो भारत आए। उसके बाद, उससे पहले उनके कैलेंडर उठा के आप देखेंगे, ग्रिगोरियन कैलेंडर उठा के आप देखेंगे, बहुत परेशानियां हैं उनके कैलेंडर सिस्टम में। उनको पता ही समझ में ही नहीं आता था टाइम को समझे कैसे हम,
तो जब वो भारत में रहे, उन्होंने रिसर्च किया, तब उन्होंने अपने कैलेंडर्स को रेक्टिफाई किया। ठीक है, तो रेक्टिफाई करने के बाद वो इस स्थिति पे पहुंचे कि अब हम ऐसा करेंगे कि 30-31 का बनाएंगे सिस्टम। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 365 को 30 से डिवाइड करिए, 30 से 365 को 30 से डिवाइड करिए। $12.16 कितना आ रहा है? 12.16 365 को आपने 12 से डिवाइड किया, लेट मी चेक। 365/3 ना 30 सॉरी, हाँ 12.16 तो आ गया। जी let me check. Divided by 13, 12.16. Okay, do one more thing. 13 into 30 करिए, नहीं आया, चलिए वो छोड़िए। Okay. Now what you do, आप एक काम करिए, 28 into 13 करिए। into 13 364 364। तो अगर हम एक साल के अंदर 13 महीने कर दें 28-28 दिन के, तो क्या इशू हो जाएगा? एक दिन कम रह जाएगा। एक दिन का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें 30-31, भाई एक दिन का इशू तो वैसे भी आता है, 29 फरवरी वाला, है ना? ये भी तो कर सकते हैं। 28-28 दिन के 13 महीने बनाने में क्या इशू है? अब आप 13 के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको पता होगा अक्टूबर का, ऑक्ट का मतलब क्या होता है? OCT, ऑक्ट का मतलब 8। तो 13 लिखिए और उसमें देखिए कि अक्टूबर किस नंबर पे आ रहा है, एक बार चेक करिए जरा। थोड़ा आपको वो करते हैं माइंड बॉबलिंग। राइट डाउन 1 to 30 and see where October is falling. 28 डेज का आपको वो बनाना है मंथ। आपको 28 डेज का मंथ बनाना है, अब बनाइए। सर 8वें नंबर पे ही पड़ेगा ना अक्टूबर? और अभी किस नंबर पे आता है हमारा? 10 में। गेटिंग इट? 8वें नंबर पे आने वाली चीज है ना, तभी उसका नाम अक्टूबर है। लेकिन ये जो है, ये सारे करेक्शंस हुए हैं बाद में, अच्छा, सोलर टाइम के हिसाब से चलने के लिए। ये जो इंडिया में आए 1700 में, उसके बाद इन्होंने रिसर्च करी, तब समझा कि भारत में जो इंडियन का सिस्टम है टाइम को लेकर के, बहुत ही पिन पॉइंट प्रिसाइज सिस्टम चलता है। ठीक है, कभी भी समय की चर्चा होगी तो हम आपको बताएंगे कि समय एक्चुअल में है क्या, इसकी धारणा क्या है। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फिलोसॉफिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, और एकदम ऐसी चीज है कि जो आपके दिमाग को खोल देती है। ठीक है, तो समय का कंसेप्ट जो है, जो भारत ने दिया वही है। इन लोगों को क्या पता था घंटा, समय, मिनट, कुछ समझ में नहीं आता था। ये सब भारत की देन है। हम लोग क्या घटी, पल, विपल, इस तरीके से सिस्टम था, उसी को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर करके आवर, मिनट्स और सेकंड्स, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ये सब बनाया। ठीक है,
तो सबसे छोटी यूनिट समय की लेकर के सबसे बड़ी यूनिट तक सब इंडियन है, ठीक है, एवरीथिंग वाज इंडियन। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बता दी। अब हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा समय हम लोग जानते हैं, उस समय का रेफरेंस पॉइंट क्या है? सन है। क्या है? सन। हम लोग सन के अकॉर्डिंगली ही समय को अपने समझते हैं, ठीक है। हम लोग अपने सन के अकॉर्डिंगली ही अपने समय को समझते हैं। 24 घंटे का जो अनुमान लगाते हैं वो सब सन के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। एक घंटे में पृथ्वी जिस पॉइंट पे होती है, 24 घंटे बाद भी दोबारा उसी पॉइंट पर आकर के सन को फेस करती है। इस पूरे चक्कर काटने की अवधि को हम 24 घंटे की अवधि बोलते हैं, है ना। और वैसे तो 23.56 आता है, लेकिन हम लोग पूरा 24 घंटा लेते हैं, है ना। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग पूरा 24 घंटे कंसिडर करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योतिष में हम जो कुछ गणनाएं करते हैं उसको हम एक नक्षत्र के रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक नक्षत्र है उसी को रेफरेंस मान करके हम अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं, और उस नक्षत्र का नाम क्या है? चित्रा नक्षत्र। क्या नाम है उस नक्षत्र का? चित्रा नक्षत्र, जो कि कन्या और तुला राशि के बीच में पड़ता है, ठीक है। चित्रा नक्षत्र के जैसे सन एक हमारा स्टार है, सन इज अ स्टार, वी ऑल नो दैट सन इज अ स्टार, जो हमको बचपन से पढ़ाया गया। उसको रेफरेंस मान के ही तो हमने अपने समय की गणना करी है सारी की सारी। सबसे पुराना सन डायल आपको मिलेगा, सन टेम्पल्स आपको मिलेंगे। तो सूर्य पे आधारित हमारा काल है, ठीक है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी पे चलते हैं तो हम एक दूसरे स्टार को रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड स्पाइका या चित्रा जिसको आप बोलेंगे, चित्रा नक्षत्र भी एक स्टार है, एक तारा है। हम उस स्पिका स्टार के रेफरेंस पॉइंट में ही सारी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? कि ऐसा इसलिए है कि वो रात में दिखने वाले तारों में से सबसे एक चमकदार तारा होता है। वैसे तो आपको इवनिंग स्टार दिखेगा वीनस, ठीक है। आपको वो दिखेगा कहां पर दिखेगा? आपके वेस्ट और साउथ वेस्ट होराइजन पे आपको दिखेगा वीनस, जो इवनिंग से ही सबसे चमकदार से ज्यादा दिखने लगता है। और इस समय अगर आपने देखा हो तो आपको दो तारे दिख रहे होंगे। कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा दो तारे आपको अगल बगल दिख रहे होंगे। सो द ब्राइटर वन वाज वीनस एंड द स्टार बिसाइड द वीनस वाज जुपिटर। तो दोनों का कंजंक्शन चल रहा था कर्क राशि में, और अभी बीच में चंद्रमा भी वहीं पे आए थे। अभी हो गया होगा 5-6 दिन पहले की बात है, चंद्रमा भी कर्क राशि में थे, हफ्ता भर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे, बट वीनस इज अ प्लैनेट, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने एक स्टार का रेफरेंस माना है जिसको बोलते हैं चित्रा नक्षत्र। उसी के आधार पर हम अपनी गणना करते हैं ज्योतिष के अंदर, जिसको हम बोलते हैं चित्र पक्षीय कैलकुलेशंस, ठीक है। हम चित्र पक्षीय गणना कहते हैं जिसको, चित्र पक्षीय पंचांग या जो भी कह लीजिए आप। हम लोग चित्र पक्ष को ही इंपॉर्टेंस मान करके अपनी सारी काम करते हैं, ठीक है जी। और जब हम किसी पर्टिकुलर सन के अलावा जब हम किसी पर्टिकुलर स्टार को लेकर के कैलकुलेशंस करते हैं तो ऐसे टाइम को बोलते हैं साइडेरियल टाइम। क्या बोलते हैं? साइडेरियल टाइम, या हिंदी में इसको बोलते हैं संपातिक काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? संपातिक काल। ये क्या है? साइडेरियल, जैसे हम सोलर टाइम है जो हम जानते हैं कैलेंडर और घड़ी, वो हमारा सोलर टाइम है। हाँ। जब हम किसी पर्टिकुलर स्टार को लेकर के अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं साइडेरियल टाइम। क्या बोलते हैं? साइडेरियल टाइम। हाँ, या हिंदी में हम बोलेंगे संपाती काल।
ठीक है। तो जब हम कुंडली बनाते हैं तो अभी हमने आपको एक चीज बताई थी कि हम LMT करेक्शन करते हैं। LMT करेक्शन करने के बाद में हम साइडेरियल करेक्शन भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें चित्रा नक्षत्र के आधार पर सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो हम क्या करते हैं, साइडेरियल टाइम को लेते हैं, सोलर टाइम को नहीं लेते। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आती है एक एफएमआरएस, एक बुक है पतली सी जिसका नाम है एफएमआरएस, जिसके अंदर सारे करेक्शंस दिए होते हैं। वो आपको वो कोई उसमें टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको, उसमें केवल आपको टेबल्स मिलेंगी जिसके अंदर आपकी वैल्यूज लिखी होंगी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की डिफरेंट वैल्यूज लिखी होंगी। ठीक है। उस एफएमआरएस का यूज करके ही हम क्या करते हैं, फिर बर्थ चार्ट को क्रिएट करते हैं। और उसी एफएमआरएस में हमारे हर समय पर हर प्लैनेट की क्या पोजीशन रहेगी, किस राशि में कितने डिग्री पे प्लैनेट रहेगा, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। उस बुक का नाम है एफएमआरएस। ठीक है। वो बेसिकली टेबल्स फॉर्म में होती है, उसमें केवल और केवल डेटा पॉइंट्स रहते हैं, कोई टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। और थोड़ा सा टिपिकल मेथड है वो, थोड़ा क्या कहेंगे कि अभी अगर आपको डिग्री सिस्टम टिपिकल लग रहा था तो इट्स 10 टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू दैट व्हाट आर द थिंग्स, ठीक है, जो बर्थ चार्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है। इसके बाद एक चीज और है जो हमें चाहिए, वो क्या है, हमें चाहिए लग्न। हम समझते हैं लग्न क्या होती है, लग्न। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें समझना है कि लग्न क्या होती है। तो बेसिकली थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझा दें तो इजी रहेगा। ईस्ट डायरेक्शन आप जान रहे हैं ना, तो जातक का जो जन्म स्थान है उसके ईस्ट डायरेक्शन में ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है। तो ये जो होराइजन है ये ऊपर का पार्ट है आपका, ठीक है, और ये आपका नीचे का पार्ट है। ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारा खड़ा हुआ है। ठीक है। हमारा ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है। अगर वो अपने ईस्ट में देखेगा तो एक उसको ऐसी स्थिति दिखती है ना कि जहां पे धरती और आकाश मिल रहे होते हैं, जिसको हम लोग होराइजन बोलते हैं। ठीक है। तो जातक के जन्म स्थान के समय, जन्म काल के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है उसी राशि को लग्न बोलते हैं। बात समझ में आई? जी। जैसे ये हमारा होराइजन है, ठीक है, यहाँ पे स्काई है हमारा,
ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे मतलब कोई भी समय पर जातक का जन्म हो रहा है, तो उस समय पर पूर्व दिशा में ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। इस समय ये धरती घूम रही होगी ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर धरती को हम स्टेबल मान लेंगे तो ऐसे राशि उदित होगी, जैसे सूर्य हमारा उदय होता है। भाई सूर्य उदय थोड़ी ना होता है, हम मानते हैं ना कि सूर्य उदय हो रहा है, हमारी तो वैसे पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हम क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही हैं और हम अपने आप को स्टेशनरी मानते हैं, तो जैसे हम सूर्य के उदय होते हुए मानते हैं, ऐसे हमारी राशियां भी उदय हो रही होती है, चारों तरफ हमारे घूम रही होती है। तो जन्म समय पर पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है होराइजन से, वही राशि जातक का लग्न बनती है। क्या बनती है? लग्न बनती है। तो पूर्व दिशा, जन्म समय पर पूर्व दिशा में उदित होने वाली राशि को हम लग्न कहते हैं। इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं एसेंडेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस समय जब वो बेबी का जन्म हो रहा है, जातक का जन्म हो रहा है, उस समय जो राशि आई आकाश मंडल में, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति उसी राशि के प्रभाव को लेकर के जन्म ले लिया, और उस राशि के स्वामी जो ग्रह होंगे उसका पूरा प्रभाव रखेगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई लग्न। अभी इस पे हम आएंगे, बाद में आएंगे, फिर से आएंगे, क्योंकि ये अभी टाइम से रिलेटेड चल रहा था एक कंसेप्ट, तो हमने सोचा कि इसको भी यहीं पे डिस्कस कर देते हैं, और अभी इसको दोबारा से हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे जब हम लोग आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो काल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो मैंने अभी आपको सारी की सारी बता दी। इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमें हैंड मेड कुंडली नहीं बनानी है, सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर ही कर देते हैं। इवन कि हम भी बहुत रेयर लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाथ से कुंडली बना दीजिए, है ना, क्योंकि हाथ से कुंडली बनाने में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एरर होने का चांस है, लेकिन बहुत सावधानी से करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट कुंडली बनती है। और कैलकुलेटर वही काम इजिली कर देता है, तो अपनी मेहनत थोड़ी सी वहां पे बचा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस बना रहता है, और हमारा कंसेप्ट भी क्या होता है, मजबूत रहता है ना। तो फिर से हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पराशर जी के पास में। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही राम जी। आवाज नहीं आ रही। आ रही है ना आवाज अभी? जी ठीक है, तो हम लोग कहाँ चलते हैं? पराशर जी के पास में। आई हैव अ क्वेश्चन, अगर अभी पूछ सकता हूँ तो। बताएं। जब हमारे पास सन है सोलर टाइम, तो हम लोग चित्रा नक्षत्र को भी कंसिडरेशन में लेते हैं, व्हाई नॉट जस्ट सोलर? देखिए क्या है कि चित्रा नक्षत्र की दूरी जो है वो सन से बहुत दूर है। आप जब सन की कैलकुलेशन करेंगे, सन जो है वो पास में है धरती के, और चित्रा नक्षत्र जो है वो बहुत दूर है, तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पे। सन तो बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं ना जी, लेकिन वो नक्षत्र उतनी तेजी से मूव नहीं करता। तो वहां पे थोड़ा हमें स्लो मिलता है टाइम, तो हमें स्टेबल कैलकुलेशंस मिलती हैं। ठीक है, एंड वो 12 राशियों में भी उसको देखा जाए तो कन्या और तुला के बीच में लाई करता है, तो एक तरीके से सेंटर पॉइंट पे भी है।
तो ये भी इसके कुछ मतलब कहीं कहीं पे ऐसा भी पढ़ने में आता है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे हिंदी में आपको वो जो लिखा हुआ है उसका संस्कृत ना बता करके सीधे हिंदी में बताते हैं। एक समय त्रिकालज्ञ मुनिवर पराशर जी के पास आकर यथाविधि प्रणाम करके मैत्रेय जी ने पूछा। मैत्रेय जी ने कहा, अज्ञान का नाश करने वाले आनंद कंद ज्ञान स्वरूप भगवान पराशर को प्रणाम करता हूँ। तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान पराशर मुनि मैत्रेय पर प्रसन्न होकर ज्योतिष शास्त्र के सार रूप इस शास्त्र का उपदेश करने लगे। पराशर जी ने कहा, सात्विक ज्ञान रूप शुक्ल आंबरधारी विष्णु तथा तदुत रूप श्री सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 5 जन्य शंख और वीणा धारण की है। जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्य तथा गणपति को नमस्कार करके ब्रह्मा से सुने हुए वेद के नयन रूप इस ज्योतिष शास्त्र को यथावत कहता हूँ। So this is a conversation between ऋषि मैत्रेय एंड ऋषि पराशर। ठीक है, तो पराशर ऋषि जी के पास मैत्रेय ऋषि जी जाते हैं, उनसे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी संस्कृत में मतलब संस्कृत में वंदना थी, सुमंगला नाम कर्ताराम हर्ताराम निखिला पदाम वंदे बुद्धि प्रदातारम गणानाम पतिमीश्वरम होरा शास्त्रे अति गंभीरे भावार्थ ख्यापानाय वे शारदे त्वां प्रपन्नोस्मि भव भाव प्रकाशिका। इसी का हिंदी में यहाँ पे स्तुति सबकी कर ली पराशर जी ने। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा फिलोसॉफिकल है, तो उसमें हम अभी आपको नहीं ले जाएंगे क्योंकि बहुत बहुत डीप फिलॉसफी है उसमें। अब हम आपको बताते हैं एक क्रम। ठीक है, कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पराशर जी ने बहुत ही सुंदर कंसेप्ट, एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बनाया है। उन्होंने क्या बताया कि भगवान राम, भगवान कृष्ण ये तो परम ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, भगवान ही है। ये भी मनुष्य रूप लेकर के धरती पर आए। तो जैसे ही इनका मनुष्य जातक हो गए ना, जैसे जन्म हुआ तो जातक हो गए, तो कुंडली तो ज्योतिष शास्त्र तो इन जातक पर एप्लीकेबल होता ही होता है, लागू ही होता है। लेकिन क्या है कि हम सामान्य मनुष्य हैं और भगवान है। रामचंद्र जी हो गए, कृष्णचंद्र जी हो गए, वो भगवान है। तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों लोगों की कुंडलियों में? एक सामान्य मनुष्य की कुंडली और भगवान की कुंडली में क्या अंतर आएगा, है ना? तो उसको यहाँ पे पराशर जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में ही अपने शास्त्र में इसको उद्भासित किया। तो अब पराशर जी क्या कहते हैं कि कैसे कैसे अवतार और ग्रह को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, पराशर जी ने कहा, अवतारों में राम, कृष्ण, नरसिंह तथा सूकर अवतार तो संपूर्ण रूप से परमात्मांश रूप ही हैं। अब यहां पे एक शब्द आया परमात्मांश। अब ये अंश कहां से आ रहा है? डिग्री से, है ना? तो जो अवतार की कुंडली होती है उसमें जो ग्रह होते हैं वो परमात्मांश पर होते हैं, और जो सामान्य मनुष्य की कुंडली होती है, हमारे जैसे मनुष्यों की होती है, उसमें साधारण जीवांश होते हैं। केवल और केवल अंशों का फर्क है। वही 12 राशियां हैं, वही 9 ग्रह हैं, है ना? वही श्री रामचंद्र भगवान जी की कुंडली में भी बैठे हैं, वही हमारी और आपकी कुंडली में भी बैठे हैं, उन्हीं 12 राशियों में कहीं ना कहीं। ठीक है, और हर साल रामनवमी आती है, हर साल लगभग वैसी स्थिति बनती है।
लेकिन भगवान राम तो हर साल पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर ग्रह अपने परमात्मांश पर रहता है। हर ग्रह जो होता है वो अपने परमात्मा अंश पर रहता है, और इसीलिए वो हमें लगते हैं मनुष्य से हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं होते, वो साक्षात भगवान होते हैं, ठीक है। इसके पहले मतलब परमात्मांश और जीवांश की व्याख्या बहुत गहरी है, तो उसमें हम आपको नहीं ले जाएंगे, अदरवाइज आप बोर हो सकते हैं। धीरे धीरे हम आपका जैसे जैसे स्तर ऊंचा होगा, धीरे धीरे आपको वो स्वतः इंटरेस्ट आएगा और हम आपको लेकर के चलेंगे। अभी हम समझते हैं कि अवतार और ग्रह ये संबंध कैसे बनाते हैं आपस में, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। राम, कृष्ण, नरसिंह तथा सूकर वराह अवतार, सूकर का मतलब वराह अवतार है ना, संपूर्ण रूप से परमात्मांश रूप ही हैं। अन्य अवतारों में कला रूप से जीवांश भी है। तो 4 अवतार पूरे के पूरे परमात्मांश से युक्त हैं। बाकी के अवतारों में जीवांश की भी पराशर जी कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उनका भी संश्लेष है। यद्यपि अजन्मा वासुदेव के अनेक अवतार हैं, तथापि जीवों के कर्म फल के देने वाले ग्रह रूप अवतार मुख्य हैं। तो अब क्रम क्या बताते हैं कि इन्हीं ग्रह से संबंधित अवतार हुए। क्रम क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूर्य से हमारे हैं रामा अवतार, ठीक है। तो भगवान सूर्य से संबंधित कौन सा भगवान का अवतार हो गया, राम अवतार। चंद्रमा से संबंधित कौन सा अवतार हो गया, श्री कृष्ण चंद्र अवतार। मंगल से कौन सा अवतार हो गया, भगवान नरसिंह अवतार, ठीक है। फियर्स फॉर्म है ना, मंगल की एकदम फियर्स फॉर्म है नरसिंह भगवान की। बुद्ध से कौन सा अवतार है, बौद्ध अवतार, ठीक है। बृहस्पति से कौन सा अवतार है, वामन अवतार। वामन अवतार आप जान रहे हैं ना, जिन्होंने दान में राजा बलि से उनकी पूरी सब कुछ ले लिया था। शुक्र से परशुराम अवतार। शनि से कूर्म अवतार, कूर्म अर्थात कछुए वाला अवतार, ठीक है। राहु से वराह अवतार और केतु से मत्स्य अवतार, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, पूरा दिमाग में बैठा? अब एक एक करके बता दीजिए, सूर्य से लेकर के केतु तक। कौशिक जी आप पहले बता दीजिए, दर्शना जी उसके बाद बता देंगी जी। सूर्य से श्री राम, चंद्र से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिम्हा, देन बृहस्पति से वामन, शनि से चलिए कोई नहीं, दर्शना जी कंप्लीट कर देंगी। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। एक बुध से बौद्ध हो गए, वो रह गया था। फिर वो जुपिटर, सॉरी थर्सडे वो वामन अवतार। शुक्र हो गए परशुराम। शनि हो गए कूर्म अवतार। फिर राहु हो गए वामन, नहीं वरा एंड लास्ट वो मत्स्य अवतार, केतु मत्स्य अवतार, ठीक है। तो राम जी, कृष्ण जी, नरसिम्हा जी, हमारे बौद्ध अवतार वामन जी, परशुराम जी, और हमारे कूर्मा अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, ठीक है। और एक इसमें छूट जाता है, कौन सा, कल्कि अवतार। हाँ। दशावतार में एक कल्कि अवतार हमारा रह जा रहा है। अब वो देखते हैं किस ग्रह के पास में जाती है वो पावर।
ठीक है, हो सकता है आने आने वाले समय में ज्योतिष में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, हु नोज। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है। सूर्यवंशी राजा रामचंद्र जी हैं, सूर्य के वंश में ही जन्म लिए हैं। कृष्णवंशी राजा श्री कृष्णचंद्र जी हैं हमारे, जिन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया है, दोनों क्षत्रिय हैं, है ना। इसके बाद में हमारे बुद्ध ग्रह से संबंधित हमारा बौद्धावतार है, भगवान बुद्ध का अवतार है। और बृहस्पति जैसे लाइन्स है ना, सूर्य चंद्र संडे मंडे ऐसे करके, सूर्य रविवार सोमवार फिर मंगलवार नरसिंह अवतार, है ना। मंगलवार के बाद बुधवार बुध ग्रह से संबंधित कौन सा अवतार है, भगवान बुद्ध का अवतार। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप समझ जाइए, आपके मन में फिगर आ जानी चाहिए वामन भगवान की, जो भिक्षा मांगने गए हैं राजा बलि के पास, वो एकदम ब्राह्मण स्वरूप में ही है ना। तो उसके बाद आता है शुक्र, तो भार्गव अवतार या परशुराम अवतार आप बोल सकते हैं। इसके बाद शनि, शनि जानते हैं कैसा नेचर होता है, कठोर धीमे, कछुआ, तो आपको दिमाग में रह जाना चाहिए। कछुए का जो अवतार है कक्षप अवतार या कूर्मा अवतार, वो शनि से संबंधित है। राहु वराह अवतार, केतु मत्स्य अवतार, है ना। ठीक है, तो ये सारे ग्रह जो हैं वो भगवान के ही अवतार हैं, तो हमको परेशान क्यों करते हैं भाई? ये सारे ग्रह तो भगवान के ही अवतार हैं, भगवान भी इन्हीं का अवतार लिए हैं, तो ये हमको परेशान क्यों करते हैं? ये तो सब देव हैं, भगवान है। ग्रहों को तो भगवान के बराबर की तुलना कर दी पराशर जी ने, और ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे, यहाँ से आपका अप्रोच टू एस्ट्रोलॉजी एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच आपकी एस्ट्रोलॉजी के प्रति क्या अप्रोच है, यहाँ से एकदम पलट जाएगी। आप जो एस्ट्रोलॉजी सोशल मीडिया पे देखते हैं, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं पराशर जी से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये सब भगवान ने इनका अवतार लिया है, कि ग्रहों का अवतार लिया है भगवान ने स्वयं, तो ये हमको परेशान तो करने से रहे। तो आखिर परेशान क्या करता है? पोजीशन, हमारे कर्म, हमारे जो कर्म हैं वही हमको परेशान करते हैं। और कर्म भी छोड़ दें परेशान करना, कर्म भी परेशान करना छोड़ दें, उससे भी ज्यादा परेशानी कौन करती है? कर्म में फल की इच्छा। कर्म करने पर जो फल की इच्छा होती है वो बड़ा परेशान करती है। उसी का तो परिणाम है कि हमने जन्म ले लिया। इच्छा हमारी शेष रही, इसीलिए हमारा जन्म हुआ। है ना। इच्छा कैसे शेष रहती है? आसक्ति से। इच्छा हमारी कैसे शेष रह जाती है? हमारी आसक्ति रह जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारी जिस चीज में आसक्ति रह जाएगी, उसी आसक्ति को पूरा करने के लिए भगवान कहेंगे जाओ एक और जन्म ले लो। मेरा क्या, भगवान का क्या जा रहा है? उनका कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा, आप एक जन्म और ले लेंगे या हम एक जन्म और ले लेंगे। कोई चीज कम तो पड़ने वाली है नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें आसक्ति रह गई अभी संसार की, एक जन्म और ले लो, देख लो इस बार क्या होता है, ट्राई एंड टेस्ट कर लो अपने आप को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बार आसक्ति में ही पड़ जाते हैं। ठीक है, और आसक्ति कैसे आती है? आसक्ति कैसे आती, किसी के प्रति मोह कैसे आता है? आसक्ति मतलब मोह, अफेक्शन। किसी के प्रति अफेक्शन कैसे आता है? जब हम बार बार उसी व्यक्ति का चिंतन करते हैं या उसी वस्तु का चिंतन करते हैं।
तो विषय चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्मों में फल की इच्छा उत्पन्न होती है। और यदि कर्म हुआ फल की इच्छा सहित, तो मान के चलिए कि पुनर्जन्म होना ही होना है। ठीक है, ये एक पाश है। पाश, पाश का मतलब समझते हैं? पाश का मतलब होता है रस्सी। आपने देखा होगा भगवानों के हाथों में रस्सी रहती है, गणेश जी हाथों में रस्सी पकड़े रहते हैं। मूर्ति देखी होगी ना भगवान जी की आपने, देवी जी की हाथ में रस्सी रहती है। पाश, पाश का मतलब क्या? जो कंट्रोल करे, जो बांध के रखे। पाश का मतलब है बंधन। आपकी इच्छा ही आपका बंधन है, देखिए। और प्रत्यक्ष एग्जाम्पल क्या है बंधन का? कि आपकी एक इच्छा जागृत हुई कि चलो एस्ट्रोलॉजी सीखी जाए, और आप देखिए 1 घंटे के बंधन में यहाँ बंधे हुए बैठे हैं। ये आपकी इच्छा का ही तो परिणाम है कि आप यहाँ पे निरंतर बैठे हैं 1 घंटे से। तो आपकी इच्छा ही आपके बंधन का कारण है। और भगवान पराशर ऋषि क्या कह रहे हैं कि हमें यही समझ आ रहे हैं कि सारे ग्रह भगवान स्वरूप हैं और सारे भगवान ग्रह स्वरूप हैं। अगर ग्रह भगवान की तरह काम करेंगे तो हम पर करुणा करेंगे, कृपा करेंगे। और अगर भगवान ग्रह की तरह काम करेंगे तो फिर नरसिंह भगवान का आप स्मरण कर लीजिए, है ना। मतलब क्रोध इतना कि शांति नहीं हो रहा है ना। तो अगर भगवान ग्रह की तरह काम करने लगेंगे तो ताड़का को मारा, सुरसा को मारा, सबको मारा ही तो है रामचंद्र भगवान ने। 4 साल से लेकर के उनको विश्वामित्र जी लेकर के चले गए, और 4 साल की उम्र के बाद से रामचंद्र जी मार ही रहे हैं केवल। तो एक तो 10,000 सालों के बाद दशरथ जी को पुत्र हुआ। 10,000 वर्ष तक उन्होंने प्रतीक्षा करी, उसके बाद उन्होंने यज्ञ कराया, तब उनको पुत्र हुए। और वो भी 4 साल के हुए नहीं थे कि विश्वामित्र जी आ गए, कहा लाइए, ये आपके लिए नहीं आए धरती पे, हमारे लिए आए, धर्म की रक्षा के लिए आए। तो वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को, कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, पुत्र मुंह में मत पड़िए, है ना। तो आप कल्पना करिए कि दशरथ जी की क्या स्थिति रही होगी। इतनी प्रतीक्षा के बाद कोई भगवान जैसे बेटे को छोड़ रहा है ना। तो फिर 4 साल की अवस्था से भगवान राम निरंतर मार ही रहे हैं असुरों को, और वही कृष्ण जी कर रहे हैं। कृष्ण जी तो पैदा होते ही शुरू हो गए थे। कृष्ण जी ने कहा हम 4 साल का वेट ही नहीं करेंगे, हम अपने पालने में पड़े रहेंगे, हम पालने से ही असुरों को मारेंगे, है ना। तो ये असर है। भगवान अपने काम में पीछे नहीं हटते, केवल हम ही लोग पीछे रह जाते हैं अपने काम में। ठीक है, चलिए आज यहीं पे संपूर्ण करते हैं अपनी कक्षा को। और आई होप कि आपको आनंद आया होगा, नया एक कंसेप्ट आपको सीखने को मिला, परमात्मांश और जीवांश। मैं इसकी स्नैपशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा अभी व्हाट्सएप पे, ताकि आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा जी। थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ेंगे तो उच्चारण भी अच्छा होगा और आदत भी बनेगी। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? कोई कंफ्यूजन है आपको? कुछ भी पूछना है? नहीं, बस इसके रिलेटेड नहीं, बट आपने कल कहा था अकबर के नवरत्न। हाँ, अकबर के नवरत्न। तो कुछ रिसर्च किया कि नहीं किया? मुझे रिलीजियस टेक्स्ट बुक का रेफरेंस कुछ नहीं मिला, बट कुछ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से थे ये भारत से ही। जैसे अकबर थे मुकुंद ब्राह्मण, तानसेन केशवा, बिरबल, देवापी, अन्य। और जैसा आपने कहा था, या तो प्रवृत्ति के होते हैं या तो असुर प्रवृत्ति के होता है।
तो जो ये वाइसरॉयस जो आपने कहा था, तो उनके काम के हिसाब से या तो असुर प्रवृत्ति के है या तो देव प्रवृत्ति के है, ये समझ में आया। नहीं, अब देखिए एक्चुअल में भविष्य पुराण में जब आप अध्ययन करने जाएंगे तब आपको मिलेगा, है ना। और अकबर के जो नवरत्न थे वो जो थे उनका भी पूर्व जन्म था राजा विक्रमादित्य के रत्नों का। जो राजा विक्रमादित्य के नवरत्न थे वही अकबर के नवरत्न रहे, ठीक है। और राजा विक्रमादित्य मतलब हम सब विक्रम संवत को फॉलो करते हैं ना, तो उन्होंने बहुत काम किया। उनके एक रत्न थे भर्तहरि ऋषि, मतलब उनके रत्नों में से एक थे भर्तहरि जी। उन्होंने बहुत एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोनॉमिकली काम किया है, रिसर्च पे बहुत काम किया है। जो करंट अयोध्या आपको प्राप्त है वो राजा विक्रमादित्य जी की ही देन है, क्योंकि अयोध्या तो लाखों साल पुरानी है ना, करोड़ों करोड़ों साल पुरानी है। सबसे पुरानी नगरी अयोध्या ही है, बहुत पुरानी नगरी है। ये खो गई थी, इसको लोकेट करने का काम सबसे रिसेंट जो रिसर्च करके काम किया है लोकेट करने का, वो राजा विक्रमादित्य ने करवाया है। और उनके रत्न थे भर्तहरि जी, उन्होंने किया, ठीक है। और राजा विक्रमादित्य कोई साधारण राजा थे नहीं, धर्मराज, मतलब एक तरीके से धर्मराज ही थे। आपने कहानियां सुनी होंगी, बहुत बड़े तांत्रिक भी थे, है ना। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े तांत्रिक थे, ऐसे थोड़ी ना उन्होंने भूत सिद्ध कर रखा था। बेताल, आपने कहानियां सुनी होंगी विक्रम बेताल वाली, बहुत वीर थे, है ना। वीरता उन्होंने दिखाई ना, तभी तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई। भूत उनका परीक्षा ले रहा था, उन्होंने वीरता दिखाते रहे, मानसिक शारीरिक हर तरीके की वीरता। तो वर्तमान की अयोध्या जो है हमारे राजा विक्रमादित्य जी की देन है, और बहुत उन्होंने काम किया है राजा विक्रमादित्य जी ने, है ना। तो धीरे धीरे हम सबको जानेंगे। चलिए, फिर कल मुलाकात होती है। Tomorrow's timing will be in the morning 10 to 11. चलिए, ओके, सीताराम। सीताराम। सीताराम।